हाय, वेलकम टू सिटी लॉजिक्स। माय नेम इज़ मोहम्मद इसरार। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कुछ मॉडल्स वगैरह, और उससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाना चाहता हूँ या कुछ बताना चाहता हूँ कि अभी तक हमने जो पढ़ा है उसमें हमने डेवलपमेंट फेजेस के बारे में हमने देखा, और हमने मेंटेनेंस के फेजेस को भी देखा। या फिर मेंटेनेंस का अभी तक तो मेंटेनेंस का एक फेज़ देखा है। इसमें मेंटेनेंस में हमारे पास पूरे के पूरे मॉडल्स यहाँ पे पड़े हुए हैं मेंटेनेंस में। जैसे आपके पास डेवलपमेंट फेजेस में आपके पास मॉडल हो सकते हैं कि डेवलप करते वक्त आप वाटरफॉल मॉडल यूज़ कर सकते हैं, मॉडिफाइड वाटरफॉल मॉडल यूज़ कर सकते हैं, वी मॉडल यूज़ कर सकते हैं, इंक्रीमेंटल मॉडल यूज़ कर सकते हैं, या आइटरेटिव मॉडल यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह जो आपके पास मेंटेनेंस फेज़ है, इसमें भी मल्टीपल मॉडल्स हो सकते हैं। ठीक है, तो इसको देखने से पहले हम एक चीज़ देखते हैं कि हमारे पास टाइम कितना लग रहा होता है किस फेज़ पे। ये एक एनालिसिस की गई है कि रिक्वायरमेंट डेफिनेशन जो आपका फेज़ है, यहाँ पे आपका 3% टाइम लग रहा होता है थ्रू आउट द लाइफ ऑफ सॉफ्टवेयर। तो अभी आपने FYP भी अपने किए, तो एज्यूम कर लें कि वो सिर्फ 3% जो आपने काम किया वो सिर्फ 3% मेहनत है, अगर आपने रिक्वायरमेंट्स को डिफ़ाइन किया है। फिर उसके बाद है प्रीमिलरी डिज़ाइन। आपने डिज़ाइन किया, ये भी सिर्फ 3% ही मेहनत है। ठीक है, ये आपके सॉफ्टवेयर का 3% हिस्सा है। उसके बाद डिटेल डिज़ाइन। आपने जब उसका डिज़ाइन क्रिएट किया, डिटेल डिज़ाइन मतलब ये आर्किटेक्चरल डिज़ाइन था, तो और ये जो है उससे लो लेवल उससे हाई लेवल डिज़ाइन है। जो क्लासेस वगैरह हो सकती हैं, आपके पास यूज़ केसेस हो सकते हैं, ये 5% है। उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन आपके पास 7% है, मतलब सबसे मेजर पार्ट जो है जहाँ पे आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो, ये सिर्फ 7% होता है। उसके बाद टेस्टिंग। आपको 15% जो है ना, आपकी लाइफ साइकिल जो टाइम है वो 15% आपको टेस्टिंग पे देना होता है। और देन सबसे ज़्यादा टाइम लेने वाला आपका जो फेज़ है वो 67% ऑफ टाइम लेता है, वो है मेंटेनेंस। मतलब मेंटेनेंस से तो आपकी जान कभी छूटने नहीं वाली, कम से कम अगर आप अपने सॉफ्टवेयर को प्रोडक्ट की हैसियत देते हैं। ठीक है, आप उसको पब्लिश कर देते हैं, फिर उसको लोग यूज़ करते हैं, तो आपको उसको मेंटेन करना पड़ता रहेगा साथ साथ, ताकि लोग उसको काफ़ी लंबे अरसे तक यूज़ करते रहें और आपको उससे फ़ायदा होता रहे। तो आपको तकरीबन तकरीबन जो है मैक्सिमम टाइम अपने सॉफ्टवेयर पे देना पड़ जाएगा। ओके, हो गया। अब हम सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स इसके ऊपर कंस्ट्रेंट्स ऑफ एन एग्जिस्टिंग सिस्टम, मतलब अगर आप मेंटेन कर रहे हो किसी भी सॉफ्टवेयर को, तो आपको उसके कंस्ट्रेंट्स को भी देखना पड़ जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि पुराने कंस्ट्रेंट्स को या आपने जो पहले सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन में आपने लिखी थी कुछ रिक्वायरमेंट्स की, ये हमारे कंस्ट्रेंट्स हैं, अब आप उनको चेंज कर दो, आप उनको इग्नोर कर दो, ऐसा नहीं करना होता। आपको उन कंस्ट्रेंट्स को नज़र में रखते हुए अपनी मेंटेनेंस को सरंजाम देना होता है। फिर उसके बाद शॉर्टर टाइम फ्रेम। आपको ऐसा भी नहीं होता मेंटेनेंस में कि आपको कोई CRI चेंज रिक्वेस्ट आए और आप उसके ऊपर बोले मैं साल तक ठीक करके दे दूँगा। नो, आपको उसको कुछ घंटों में हो सके तो करना चाहिए, नहीं तो कुछ दिनों के अंदर करके दे देना चाहिए। ये महीना जो है, मैं तो इस चीज़ से एग्री नहीं हूँ। कुछ दिनों और कुछ घंटों या कुछ दिनों में आपको करके उसे वापस दे देना चाहिए। फिर उसके बाद अवेलेबल टेस्ट डेटा। इसका मतलब ये होता है कि आपके पास जो डेटा पहले से मौजूद है ना, उसी के अकॉर्डिंग आपको क्या करना चाहिए, टेस्ट जो है मेंटेनेंस करनी चाहिए। अगर आपने पहले से SRS में लिखा हुआ था कि मैं अगर 1+1 लिखूंगा, इनपुट दूंगा, तो मेरे पास आउटपुट 2 आनी चाहिए, अब यही आपका टेस्ट डेटा होना चाहिए। ठीक है, अब आप चेंज नहीं करें इसको, ये सबसे बेहतर अप्रोच है। अलॉन्ग विद रिग्रेशन टेस्टिंग। रिग्रेशन टेस्ट का क्या मतलब होता है, रिग्रेशन टेस्ट केसेस का? रिग्रेशन टेस्टिंग एक पूरी की पूरी आपके पास क्या बोलते हैं इसको, फील्ड भी कह सकते हैं, कि यहाँ पे आप ये काम कर रहे होते हैं। ये जो टेस्टर्स हैं वो ये काम कर रहे होते हैं। वो एक टेस्ट बनाएंगे, उस टेस्ट को एग्जीक्यूट करेंगे, फिर उसके बाद जब नए मॉड्यूल के लिए टेस्ट बनाएंगे, तो उसको पहले वाले मॉड्यूल को भी एग्जीक्यूट करेंगे और फिर दूसरे को एग्जीक्यूट करेंगे। फिर इसी तरह जब तीसरे के लिए बनाएंगे, तो पहले को भी एग्जीक्यूट करेंगे, फिर दूसरे को एग्जीक्यूट करेंगे और फिर तीसरे को एग्जीक्यूट करेंगे। तो एक्चुअली जो जो फंक्शनैलिटीज़ ऐड होती जाती हैं, तो हमें ये भी देखना होता है कि उसका प्रीवियस फंक्शनैलिटीज़ पे क्या इम्पैक्ट है, तो हमें सारे के सारे टेस्ट केसेस को क्या करना पड़ता है, एग्जीक्यूट करना पड़ता है। तो इस चीज़ को बोला जाता है रिग्रेशन टेस्टिंग। तो हमें रिग्रेशन टेस्ट केसेस बनाने पड़ते हैं, ऐसे टेस्ट केसेस जो कि बार बार जो हो सकें, टेस्ट हो सकें। तो ये हमारे पास मेंटेनेंस में हमें ये काम करने होते हैं। अब मेंटेनेंस के लिए हमारे पास जो हैं 3
रीयूज़ ओरिएंटेड मॉडल हैं। रीयूज़ ओरिएंटेड मॉडल का मतलब ये होता है कि आप इनको बार बार यूज़ कर सकते हैं मेंटेनेंस में। ठीक है, पहला है क्विक फिक्स मॉडल, दूसरा है आपके पास आइटरेटिव इन्हांसमेंट मॉडल, तीसरा है फुल रीयूज़ मॉडल। अब क्विक फिक्स मॉडल क्या होता है, मैं थोड़ा आसान अल्फाजों में बताता हूँ। यहाँ पे बेशक ज़्यादा ध्यान ना दें, आप यहाँ पे डायग्राम पे देखें कि आपने पहले ओल्डर सिस्टम इस सीक्वेंस में बनाया था। ठीक है, बना के आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आपके पास सारी की सारी चीज़ें मौजूद हैं। अब आपको एक सी आर आई कि यार इसको ना आप मुझे मॉडिफाई करके दो, यहाँ पे ये जो चीज़ है ये सही नहीं है। ठीक है, आप उसका कोड लेंगे, कोड लेके उस कोड को आप उसी वक्त इम्प्लीमेंट करके दे देते हैं। जब आपकी रिक्वायरमेंट ऐसी हो कि मुझे सिस्टम जल्द अज जल्द चाहिए, तो आप क्या करते हैं, आप इसको यूज़ कर सकते हैं क्विक फिक्स मॉडल को, कि आपने उसी वक्त कोड को बेहतर किया, बेहतर करके उसके ऊपर कुछ टेस्ट केसेस वगैरह अप्लाई किए, करके आपने सिस्टम डिलीवर कर दिया। ठीक है, रिग्रेशन टेस्टिंग वगैरह कर ली आपने, रिपल इफेक्ट एनालिसिस की कोड करते हुए। ठीक है, करके आपने उसको दे दिया। उसके बाद आप साथ साथ क्या कर रहे हैं, देने के बाद अब आप डिज़ाइन उसी के कोड के अकॉर्डिंग आप डिज़ाइन को मॉडिफाई कर रहे हैं, अपग्रेड कर रहे हैं, रिक्वायरमेंट्स को भी अपग्रेड कर रहे हैं, और फिर टेस्ट केसेस या जो आपने डिफ़ाइन किए थे उनको भी आप मॉडिफाई करेंगे। सही हो गया। अब दूसरा है आपके पास आइटरेटिव इन्हांसमेंट मॉडल। आइटरेटिव इन्हांसमेंट मॉडल में क्या होता है, आपके पास एक ओल्डर सिस्टम आपने सीक्वेंस से बना लिया था यहाँ तक, फिर आपके पास रिक्वेस्ट आई सी आर आई, आपने पुराने सिस्टम की एनालिसिस उठाई और अपनी नई जो सी आर है उसमें उसके अकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट को मॉडिफाई कर लिया। जब आपने रिक्वायरमेंट को मॉडिफाई कर लिया, फिर आपको उसी हिसाब से डिज़ाइंस को मॉडिफाई करना पड़ेगा। जब आपने डिज़ाइन को मॉडिफाई कर लिया उस हिसाब से फिर आपको कोड को मॉडिफाई करना पड़ेगा। जब आपने कोड को मॉडिफाई कर लिया देन आपको टेस्ट को मॉडिफाई करना पड़ेगा, और जब आपने टेस्ट को मॉडिफाई कर लिया तो आपको एनालिसिस को दोबारा से चेंज करना होगा अकॉर्डिंग टू दिस कोड और दिस टेस्ट केस या दिस टेस्ट फेस। इसके अकॉर्डिंग आप एक एनालिसिस दे देंगे, और फिर जब फ्यूचर में कोई सी आर आएगी तो इसी एनालिसिस से आप एक नया सिस्टम बना पाएंगे। अब ये था आपके पास दूसरा मॉडल, और तीसरा है फुल रीयूज़ मॉडल। मतलब आप क्या कर रहे होते हैं, आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी सिस्टम जब बनाते हैं तो उसके लिए एक रिपोजिटरी तैयार कर लेते हैं। मतलब यहाँ पे आपने रिक्वायरमेंट्स पहले आपने बनाई थी, उसको एक रिपोजिटरी में डाल दिया, सारे के सारे डेटा को, रिक्वायरमेंट्स फेज से रिलेटेड, फिर डिज़ाइन फेज से रिलेटेड सारे के सारे डेटा को डिज़ाइन रिपोजिटरी में डाल दिया, और उसको कोई नंबर वगैरह दे देते हैं आप, मतलब आईडी दे देते हैं ताकि पहचाना जा सके वो एक स्पेसिफिक आर्टिफैक्ट। फिर उसके बाद है कोड। कोड के लिए भी आप उसको रिपोजिटरी पे डाल देंगे, कोड करके टेस्ट बनाएंगे, टेस्ट केसेस करेंगे, वो सारे के सारे भी आप रिपोजिटरी में डाल देंगे। अब जब भी आपके पास न्यू सिस्टम की रिक्वेस्ट आएगी, सी आर आएगी, कोई भी मॉडिफिकेशन आएगी, कि कोई भी मॉडिफिकेशन की रिक्वेस्ट आएगी, तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ रिपोजिटरी से डेटा उठाएंगे और उसी हिसाब से अपनी रिक्वायरमेंट्स को मॉडिफाई करेंगे, और मॉडिफाई करने के बाद वापस उन रिक्वायरमेंट्स को अपनी रिपोजिटरी में डाल देंगे। ये तभी बाई डायरेक्शनल है कि आप रिपोजिटरी से लेंगे भी पुरानी वाली रिक्वायरमेंट्स, नई वाली रिक्वायरमेंट्स को यहाँ पे डालेंगे, बेहतर करेंगे, और फिर इनको वापस रिपोजिटरी में भी एक नई आईडी के साथ डाल देंगे। सेम फॉर डिज़ाइन, फिर आप यहाँ से डिज़ाइन लेंगे, डिज़ाइन के लिए भी यहाँ से पुराना डिज़ाइन उठाएंगे, नए डिज़ाइन को बनाएंगे और बना के वापस भी यहाँ पे भी डाल देंगे, यहाँ पे भी आपके पास रहेगा। फिर नेक्स्ट में आएंगे, आप इसी डिज़ाइन के अकॉर्डिंग कोड करेंगे, यहाँ से पहले प्रीवियस कोड लेंगे और यहाँ से नया कोड इसके अकॉर्डिंग नया कोड करेंगे, फिर उसको यहाँ पे डाल देंगे। फिर यहाँ पे पुराने टेस्ट केसेस उठाएंगे, इस कोड के अकॉर्डिंग जो आपकी नई रिक्वायरमेंट थी उसके अकॉर्डिंग नए टेस्ट केसेस बनाएंगे, इनको कंबाइन करके और इनको रिपोजिटरी में डाल देंगे, और ऐसे आपके पास एक सिस्टम बन जाएगा, उसको आप डिलीवर कर देंगे। यहाँ पे टोटल यही काम हो रहा है कि आपने एक रिपोजिटरी बेस बनाई हुई है जहाँ पे आप सारे के सारे रिकॉर्ड्स को मेंटेन कर रहे हैं। सही हो गया। और यहाँ पे आपको रिपोजिटरी से कंपोनेंट्स को आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन से हैं जो कैंडिडेट हैं, या कौन से हैं जिनको मैं यूज़ कर सकता हूँ अपने, या यूज़ कर सकता या कर सकती हूँ अपने नए सिस्टम में। ठीक है, तो यहाँ तक था हमारा ये लेक्चर। अब ये भी अपने इख्तिताम को पहुँचा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।